आपकी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो चोर जैसी होनी चाहिए। विद इन दोज 1-2 टेस्ट आपके मार्क्स इंप्रूव होने चालू हो जाएंगे। यार गधा तो पहले मेरे इतने नंबर ला रहा था, इसके अचानक से नंबर कैसे बढ़? पढ़ाई और मार्क्स लाना दो अलग अलग खेल है। पता नहीं पेपर में जाके मैं ब्लैंक हो जाता हूँ और मेरी हालत खराब हो जाती है, कुछ क्लिक ही नहीं होता। वहां पे आपकी उंगली में चोट लगी है और बहुत तेज चोट लगी है, तो यहीं पे पट्टी बांधोगे। और ये तीनों की स्ट्रेटेजी बहुत क्रूशियल है। सर मेहनत कर रहा हूं, नंबर नहीं आ रहे, मेहनत कर रहा हूं, नंबर नहीं आ रहे। मैंने खुद अपनी लाइफ में फॉलो की है और मैं इसके थ्रू ही आईआईटी में सेलेक्ट हुआ। नंबर आने के लिए आपको ये स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। अब कई बार ऐसे बच्चे आते हैं जब और काफी परेशान होते हैं कि सर पढ़ता तो खूब हूं, बस पेपर में पता नहीं जाके क्या हो जाता है, वहां जाके नंबर ही नहीं आ रहे हैं। पूरी मेहनत कर रहा हूं। आप घर पे देखो, नोट्स देखो, मेरे कितने अच्छे से नोट्स बनाए हैं मैंने, देखो कितनी अच्छे से होमवर्क किया है सर, और देखो पूरा का पूरा असाइनमेंट्स वगैरह सब सॉल्व कर रहा हूं, पर नंबर नहीं आ रहे। पता नहीं पेपर में जाके मैं ब्लैंक हो जाता हूं और मेरी हालत खराब हो जाती है, कुछ क्लिक ही नहीं होता, वहां पे दिखता ही नहीं है क्वेश्चन कैसे होगा। तो बच्चों सबसे पहले एक चीज समझनी पड़ेगी आपको कि पढ़ाई और एग्जाम दो अलग अलग प्रोसेस है। पढ़ाई से आप नॉलेज गेन करते हैं जो एक जरूरी पार्ट है। विदाउट नॉलेज आप रियल वर्ल्ड में कभी भी जीत नहीं पाएंगे। लेकिन एग्जाम का मतलब होता है उस नॉलेज को वहां पर किस तरह से आप रेप्लिकेट कर पाते हैं जिससे आपके मार्क्स आए। और अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली दुनिया वो एग्जाम के मार्क्स के हिसाब से ही आपको वैल्यू करती है। तो इवन इफ अगर आप पढ़ रहे हैं और अगर आपके एग्जाम देने की स्ट्रेटेजी में थोड़ी सी गड़बड़ है, तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने सही पोटेंशियल के हिसाब से रैंक वगैरह ना ला पाए। इसीलिए हम लोगों ने बच्चों ये वीडियो आपके लिए बनाया कि आखिर एग्जाम देने की सही स्ट्रेटेजी क्या है। ऐसी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है कि कम से कम जितना पढ़ा है उतने नंबर तो आए। हो सकता है चलो मैंने पढ़ा ही नहीं, मेरे नंबर ही नहीं आए, लेकिन कम से कम जितना पढ़ा है उतने तो नंबर आ जाए। तो उसके लिए बच्चों इस स्ट्रेटेजी को आप ध्यान से नोट करिएगा। ये स्ट्रेटेजी मैंने खुद अपनी लाइफ में फॉलो की है और मैं इसके थ्रू ही आईआईटी में सेलेक्ट हुआ। इस स्ट्रेटेजी को जरा ध्यान से देखिएगा। हम सबसे पहले स्ट्रेटेजी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एग्जाम देना सीधा ऐसा नहीं होता कि आप सीधा मुंह उठाए और एग्जाम देने चले गए। आपको प्री एग्जाम भी कुछ करना होता है, यानी एग्जाम से पहले, ड्यूरिंग एग्जाम आपको क्या करना चाहिए, एंड आफ्टर एग्जाम क्या करना चाहिए। और ये तीनों की स्ट्रेटेजी बहुत क्रूशियल है और इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप ये तीनों अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली कम से कम ऐसा होगा कि आप जो पढ़ के गए उतने नंबर आ जाएंगे। प्री एग्जाम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं कि भाई प्री एग्जाम की बात मैं वो नहीं कर रहा हूं कि मैं घर पर पढ़ाई कैसे करनी है, वो पढ़ने की स्ट्रेटेजी है। मैं एग्जाम से जस्ट पहले की बात कर रहा हूं। 9 बजे एग्जाम है, सुबह 6-7 बजे से क्या करना चाहिए, 8 बजे से क्या करना चाहिए, या फिर एग्जाम है कल क्या करना चाहिए, कल एग्जाम है। तो सबसे पहले हम लोग प्री एग्जाम पर जरा फोकस करते हैं। जो प्री एग्जाम है, देखिए ऑफ कोर्स एग्जाम से पहले वाले दिन आपको ज्यादा पढ़ाई की जगह टेस्ट पेपर सॉल्व करने चाहिए, वो तो ठीक है ही। लेकिन अब हम लोग जिस स्ट्रेटजी पर फोकस करेंगे वो एग्जाम से जस्ट पहले के कुछ घंटों की स्ट्रेटजी पर बात करेंगे। होता क्या है कि मान लीजिए सुबह 9 बजे या 10 बजे आपका एग्जाम है, आप एग्जाम देने गए, आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर खड़े हैं और वहां पे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, मैंने ये पढ़ लिया, मैंने वो बुक से क्वेश्चन कर लिया। आप देखिएगा अचानक से लोगों को एग्जामिनेशन हॉल के बाहर अजीब सा करंट लगता है कि ये पढ़ा दिया, मैंने ये पढ़ लिया, मैंने ये कर लिया, उसका ये क्वेश्चन कर लिया, और आप सुन सुन के कहते हैं यार ये सब तो बातें मैंने सोची ही नहीं है। उससे नर्वसनेस आती है, टेंशन आता है, अजीब सी फीलिंग आती है कि पता नहीं कहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये करूं कैसे। तो सबसे पहले तो हमें उस सेंटीमेंट को मैनेज करना होगा। ये हम बात कर रहे हैं एग्जाम से जस्ट पहले की। तो मान लीजिए 9 बजे एग्जाम है, आप नहा धो के तैयार होके आप एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचे। अब मैं आपको बताता हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। जब भी आप एग्जाम देते हैं कई बार ऑब्जर्व कीजिएगा, ड्यूरिंग एग्जाम व्हाट हैपेंस, आपने कभी देखा है कि स्टार्ट के 10-15 मिनट में जब आपको पेपर मिलता है आपसे क्वेश्चंस कितने कम सॉल्व होते हैं। आप ऑब्जर्व कीजिएगा, इट टेक्स टाइम। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर मैं पेपर दे रहा था, शुरू के आधा घंटा बीता, फिर पता लगा कि अरे मेरे से क्वेश्चन ही भी मैंने 3-4 ही किए हैं, फिर मैं पैनिक कर गया। होता यह है कि आप सुबह सुबह जब उठ के जाते हैं तो आपका ब्रेन धीरे धीरे वार्म अप होता है, और जैसे जैसे आपका ब्रेन वार्म अप होता है, वो 1 घंटा बीता फिजिक्स का, तुरंत पेपर खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, आपको तुरंत मैथ्स में स्विच करना पड़ गया।
इस वजह से क्या होता है कि आपके जो मार्क्स आते हैं, ये कह सकते हैं ये एरिया अंडर कर्व आपके वो मार्क्स हैं कि जैसे जैसे आपकी स्पीड बनी, टाइम बीता, तो इतना आपने डिस्टेंस कवर किया। ये आपकी स्पीड है। जो क्लिक होने वाली बात हो रही है कि क्लिकिंग पावर, कितनी जल्दी क्लिक हो रहा है क्वेश्चन, कैलकुलेशंस की स्पीड, उसकी बात हो रही है। और ये टाइम है जैसे जा रहा है। ये जैसे ही 60 मिनट हुआ, ये खत्म हो गया, आपकी स्पीड धीरे 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 ये समझ लीजिए बढ़ती है। 25-30 मिनट के बाद बढ़ती है और उसके बाद आधा घंटा बचता है, आपका आउटपुट इतना आता है। फिर आप वापस स्टार्ट करते हैं दूसरे सब्जेक्ट का, और ऐसे चलता रहता है। हमें यहीं पर ही थोड़ा सा इसको हैक करना है। कैसे हैक करेंगे मैं आपको बताता हूं। ये जो वार्म अप टाइम है ना बच्चों, आप इसको प्री एग्जाम शिफ्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, व्हाट यू शुड डू, कि भाई एग्जाम है, मान लीजिए इन चैप्टर्स का एग्जाम आज है, तो उन चैप्टर्स का 15-15 मिनट का टेस्ट पेपर बना लीजिए। 15 मिनट का फिजिक्स का, 15 मिनट का केमिस्ट्री का, 15 मिनट का मैथ्स का। एक टेस्ट पेपर बना लीजिए, पेपर पे ले जाइए और उसको ना एग्जामिनेशन हॉल के बाहर अटेम्प्ट करते रहिए। बस उसको करते रहिए। ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, ज्यादा इजी भी नहीं होना चाहिए, बस उसको अटेम्प्ट करते रहिए। इससे बेनिफिट मैं आपको बताता हूं। पहला बेनिफिट तो ये जो एग्जामिनेशन हॉल में चारों तरफ बच्चे शो ऑफ कर रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे, उनसे आप बच जाएंगे, आप उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे होंगे। दूसरी चीज, आपका माइंड जो है कैलकुलेशंस और थॉट प्रोसेस, सोचने के बारे में जल्दी से एक्टिवेट हो जाएगा। तो होगा क्या, ये जो वार्म अप वाला जो टाइम था आपका, ये पहले शिफ्ट हो जाएगा। तो आप एग्जाम से पहले ही आप वर्क करना शुरू कर चुके हैं। तो आप जब एग्जामिनेशन हॉल में पेपर स्टार्ट करेंगे, और हाँ ऑफ कोर्स आपने जो पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं उस पेपर को एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले फेंक दीजिएगा, लेके मत जाइएगा। इन्विजिलेटर को दिखा रहे हैं, सर ये मैं टेस्ट पेपर लेके आया हूं। भाई जेई खत्म हो जाएगा, नीट भी खत्म हो जाएगा समझ रहे हैं ना। हाँ, तो उसको फेंक दीजिए। पर होगा क्या, वो जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं आपका यहां पर वार्म अप हो गया। फिर आप जब एग्जामिनेशन हॉल में घुसेंगे, आपकी स्पीड भी बेटर है, आपकी क्लिकिंग पावर भी बेटर है, आपकी कैलकुलेशंस भी बेटर है, आपकी सिली मिस्टेक्स भी कम होंगी, और आप इसके साथ एग्जामिनेशन हॉल में घुसेंगे। आप खुद समझ सकते हैं आपका एरिया अंडर कर्व इंक्रीज हो गया। एंड दिस विल गिव यू दैट बूस्ट कि जो पढ़ा है कम से कम वो तो एग्जाम में रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो गया, चीजें दिख गई। तो पहले 30 मिनट में जहां आपके 3-4-5 क्वेश्चन ही सॉल्व होते थे, अब आपको देखेंगे अरे 8-9 सॉल्व हो गए। और तुम्हें पता है ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। एक बार जहां 8-9 क्वेश्चन आपके 30 मिनट में सॉल्व हुए, वहीं कॉन्फिडेंस ऐसा आता है कि अब तो मैं पेपर फोड़ दूंगा। तो ध्यान रखिए, आपको प्री एग्जाम की जो सबसे पहली स्ट्रेटेजी है कि कुछ एक मिनी टेस्ट पेपर पहले से ही सॉल्व करते हुए घुसना है। ये आपका वार्म अप टेस्ट पेपर है। इससे आप एग्जाम में एक अच्छे ब्रेन के, जगे हुए ब्रेन के साथ घुसेंगे। ये नहीं सुबह सुबह नींद में है ये है, नहीं। इट विल बी मच बेटर देन व्हाट यू आर डूइंग। एक बार इसको ट्राई कीजिएगा प्री एग्जाम। अब अगर हम ड्यूरिंग एग्जाम की बात करें, अब ड्यूरिंग एग्जाम क्या होता है, कई बच्चों से पूछो भाई पेपर दिया था, हाँ जी दिया था। कैसे दिया था, कि सर वो मैंने पहले फिजिक्स से स्टार्ट किया, फिर केमिस्ट्री से स्टार्ट किया, फिर मैथ से स्टार्ट किया, फिर ऐसे हो गया, 3 घंटे बीत गए। अब मैं बताता हूं इसमें क्या समस्या आती है। समस्या ये आती है कि सर मैं तो फिजिक्स और मैथ्स में लगा रहा, केमिस्ट्री का पेपर देखा ही नहीं, केमिस्ट्री का पेपर इजी आया था, मैथ्स के टफ पेपर में बहुत टाइम लग गया। पेपर देने के बाद पता लगा कि अरे केमिस्ट्री इजी था, वो छूट गया। कई बार क्या होता है, हमारा फेवरेट सब्जेक्ट ऐसा होता है कि उस फेवरेट सब्जेक्ट का पेपर ही मुश्किल आ जाता है और हम पेपर में उसी से ही क्लीन बोल्ड होते हैं। इस चीज को जरा थोड़ा सा समझिए। आपको एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं करने, आपको एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके सही हो रहे हैं उसको मैक्सिमाइज करना है। तो एक बच्चा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है, उसमें लगाता है 4-5-6-7-8 मिनट, तो भी उसको 4 ही नंबर मिलेंगे। और आप उतनी देर में अगर 2 इजी क्वेश्चन कर जा रहे हैं तो आपको 8 नंबर मिल रहे हैं। जीतेगा कौन, आप। चाहे हो सकता है वो ज्यादा इंटेलिजेंट हो, क्योंकि आपको वो डिफिकल्ट क्वेश्चन क्लिक भी नहीं हो रहा था, लेकिन ये पता नहीं चलेगा किसी को। इसलिए ड्यूरिंग एग्जाम हमें क्वेश्चंस इजी वाले पिक करने। अब वो पता कैसे चलेगा, पेपर किससे स्टार्ट करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए। अब कई बच्चे पूछते हैं सर पेपर केमिस्ट्री से स्टार्ट करूं, मैथ से स्टार्ट करूं, फिजिक्स से स्टार्ट करूं। एक्चुअली पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ऐसे मत सोचिए। हर बच्चे के 3 तरह के सब्जेक्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट वो जो इसमें वो चैंप है, वो बहुत ही अच्छा है। जैसे जब मैं तैयारी करता था तो मेरा फिजिक्स बहुत अच्छा था, मैं फिजिक्स में चैंप था। फिर एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप चैंप नहीं है लेकिन आप गुड है। मेरा मैथ्स अच्छा था, आई वॉज गुड विद मैथ्स।
और एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसका आपको नाइटमेयर्स आते हैं, जिससे डर लगता है। मेरे लिए वो केमिस्ट्री था, आपके लिए कुछ और हो सकता है। अच्छा ध्यान दीजिए, ऐसा हो सकता है किसी टॉपर का जो पुअर सब्जेक्ट हो वो आपके चैंप से बेटर हो। ये हर बच्चे का रिलेटिव है कि उसका चैंप गुड और पुअर क्या है। आप भी ये CGP, चैंप सब्जेक्ट, गुड सब्जेक्ट और पुअर सब्जेक्ट पहचानिए। मेरे लिए चैंप सब्जेक्ट फिजिक्स था, फिर मैथ्स था, फिर केमिस्ट्री था। एग्जाम में आप जाते हैं तो आपको कौन से सब्जेक्ट से शुरू करना चाहिए? इट शुड नॉट बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ऐसा यूनिवर्सल नहीं है। आपको अपने चैंप सब्जेक्ट से शुरुआत नहीं करनी चाहिए। मैं बताता हूं उसमें क्या होता है। कई बार आपने चैंप सब्जेक्ट को लेकर सोच के जाते हैं कि बस आज तो इस पेपर को मैं तहस नहस कर दूंगा इस सब्जेक्ट में, और उसका पेपर आ जाता है मुश्किल। फिर क्या होता है? आपका सारा कॉन्फिडेंस वहीं गिर जाता है। सो इट इज ऑलवेज एडवाइज कि डू नॉट स्टार्ट विद योर बेस्ट सब्जेक्ट, वेट, पेशेंस रखो, स्टार्ट विद योर गुड सब्जेक्ट। तो स्टार्ट कौन सा? गुड। गुड से आप स्टार्ट करेंगे और कितने घंटे तक अटेम्प्ट करेंगे इस गुड सब्जेक्ट? कई लोग कहते हैं हाँ सर वो एक एक घंटा डिवाइड कर लेता हूं। नहीं नहीं नहीं, नॉट एक एक घंटा, 3 घंटे का एग्जाम है ना। स्ट्रेटेजी बनाइए। गुड से आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, इसको आप सिर्फ 45 मिनट ही अटेम्प्ट करेंगे। इस 45 मिनट के अंदर आपकी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो चोर जैसी होनी चाहिए कि जल्दी से जो जो मिल रहा है उसको लपेट के निकलता हूं। एक चोर जब किसी घर में घुसता है ना तो वो वैल्यूएबल चीज ले लेके चुरा के भागता है कि यार ये घड़ी मिल गई, ये हीरे वाली घड़ी है, इसको चुरा लेता हूं, या अंगूठी मिल गई, चुरा के भाग लूं। ये नहीं सोचता घर का पलंग चुरा के भाग लेता हूं। तो एज अ थीफ आपको वो क्वेश्चंस ढूंढने हैं कि जो बस जल्दी जल्दी हो जाएंगे 45 मिनट्स के अंदर। 45 मिनट्स के अंदर अगर आपने पूरे पेपर के मान लीजिए आधे या थोड़े से उससे ज्यादा भी क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिए, रुक जाइए, इट्स ओके। मान लीजिए पूरे पेपर में लेट से 25 क्वेश्चन है और आपने 45 मिनट्स में आपने 13-14 के आसपास कर दिए, 14 क्वेश्चंस के आसपास कर दिए, दैट्स ओके। कट ऑफ ध्यान रखिए, उतना हाई कट ऑफ होता भी नहीं है। पेपर टफ है तो कई बार कट ऑफ शायद 3-4 क्वेश्चन तक ही निबट जाता है। तो 45 मिनट के अंदर आप उतने क्वेश्चंस करिए और जल्दी जल्दी करिए, जो जो इजी लग रहा है वो कर लीजिए। पर 45 मिनट रुकिए। अब आप नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ जाइए जो आपका चैंप सब्जेक्ट हो। चैंप सब्जेक्ट को आप लास्ट मोमेंट के लिए नहीं रोक सकते, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपने चैंप को लास्ट के लिए रोक दिया ना, तो हो सकता है वो लास्ट में टाइम ऐसा हो जाए और आप पैनिक ज्यादा कर जाए। नहीं, चैंप सब्जेक्ट को भी आप वापस 45 मिनट ही ट्राई कीजिए। अगेन आपका एटीट्यूड एक चोर जैसा होना चाहिए कि चोरी करने आया हूं, मार्क्स चुरा के भागता हूं, चोर हूं, चुरा के भाग रहा हूं। ये क्वेश्चन हो जाएगा, अरे इसमें इसमें थोड़ा तुक्का लग सकता, सब्स्टिट्यूट करके आंसर आ जाएगा। अरे ये वाला, हाँ हाँ ये तो मैंने करा हुआ है, इसका जल्दी जल्दी करें, इसका तो फॉर्मूला याद है। ये वाला आता है पर थोड़ा लेंथी, इसको बाद में देखते हैं। 45 मिनट के अंदर आप उसको फिनिश कीजिए और फिर आप अपने पुअर सब्जेक्ट की तरफ जाइए। पुअर को हम रेड कलर से लिखते हैं और पुअर भी आप 45 मिनट ही करेंगे। कई बार ऐसा होता है जिसको हम पुअर समझ रहे होते हैं ना, वही हमारा सबसे बड़ा साथी बनता है एग्जाम में कि अरे यार इसको तो मैं सब्जेक्ट को धोखेबाज समझ रहा था, एग्जाम में इसी ने बचा लिया मुझे। तो आपको बस 45 मिनट वो पुअर को अटेम्प्ट करना है और उधर भी आपका एटीट्यूड थीफ जैसा ही होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये पुअर है मेरा सब्जेक्ट, इसमें बस जितने नंबर आ जाए लपेट के निकलो। एक बार जब आप ये तीनों चीजें कर लें, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ड्यूरिंग एग्जाम, एग्जाम के अंदर क्या हो रहा है, अगर एक बार आप ये तीनों चीजें कर लें तो आप देखिए आपने अभी तक 3 घंटे फिनिश नहीं किए हैं, आपने 2 घंटा 15 मिनट ही फिनिश किया है, अभी भी आपके पास 45 मिनट्स बाकी हैं और आपको तीनों पेपर्स का टेस्ट लग गया है। अब आप डिसाइड कीजिए कि भाई ये जो तीनों पेपर हैं इसमें से एक्चुअली इजी कौन आया था। जरूरी नहीं मैथ्स इजी आया हो, जरूरी नहीं आपका गुड सब्जेक्ट इजी आया हो, आप पेपर में देख के अंदाजा लगाइए। क्योंकि ध्यान दीजिए फिजिक्स अलग टीचर्स बना रहे हैं, केमिस्ट्री अलग टीचर्स बना रहे हैं, मैथ्स अलग टीचर्स बना रहे हैं, इसलिए कई बार ऐसा होता है इस बार फिजिक्स टफ आ गया, इस बार मैथ्स टफ आ गया, पर केमिस्ट्री इजी आ गया, इस बार केमिस्ट्री टफ आ गया, मैथ्स इजी आ गया। आपको पता लग जाएगा इजी और मॉडरेट कौन सा है, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको लग रहा था आपको आते हैं, बस आपने मार्क फॉर लेटर कर दिया उनको, मार्क फॉर लेटर। इनको आप लास्ट 45 मिनट्स में कीजिएगा। ऐसे आपको अपना 3 घंटा बिताना है। इससे आप
एग्जाम के अंदर किसी सरप्राइज से बचेंगे। कैसा सरप्राइज? कि यार जो पढ़ के गया था उसमें ज्यादा टाइम लग गया, दूसरा कर नहीं पाया, दूसरा इजी था, अरे तो फॉर्मूला वाला क्वेश्चन था ये छूट गया, देखा ही नहीं, इस पेज तक तो पहुंचा ही नहीं मैं। इससे आप सब कुछ देख पाएंगे और कर पाएंगे। ऑल्सो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को समझनी है कि जब आप इस पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये 45 मिनट की स्ट्रेटेजी है, पहले से ही घर पर स्ट्रेटेजी को आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। ये ड्यूरिंग एग्जाम की बात हो रही है। ऑल्सो एक चीज देखिए, कई बच्चे ऐसा भी करते हैं, पहले आंसर्स को नोट कर लेते हैं, फिर बाद में आंसर की में मार्क करते हैं। ऐसा यूजुअली तब होता है जब कोचिंग क्लास वगैरह एक ऑफलाइन पेपर ले रहे हैं। ओएमआर बबल एक साथ नहीं भरना है, लास्ट में वो साथ साथ ही भरना है। कई बार ऐसा होता है आप बबल भरते भरते आपका ऑर्डर गलत हो गया, लास्ट में बबल भरना छूट गया। हाउएवर जेई ऑनलाइन है और नीट भी सुनने में आ रहा है ऑनलाइन की तरफ जा सकता है, तो शायद ये गलती अब ना हो, लेकिन कोशिश कीजिए साथ साथ ही आप बबल्स भरते जाएं, फिनिश करते जाएं। दिस इज व्हाट यू शुड डू ड्यूरिंग एग्जाम। ये एटलीस्ट आपने इतना पढ़ा है उसको बचा के कंजर्व करके रखेगा। ये अब आपने एग्जाम दिया, नाउ व्हाट शुड वी डू पोस्ट एग्जाम, कि भाई हमारे नंबर आए। पोस्ट एग्जाम वाली चीज हार्डली कोई बच्चा करता है। बच्चों को ऐसा लगता है पेपर दिया बस अब छुट्टी, अब मैं घर जा रहा हूं, अब मुझे आजादी दो, अब मुझे आजादी दे दो, अब मुझे नहीं, मैं देखना भी नहीं चाहता इस चीज की तरफ, इस चीज को क्यों देखूं मैं, इसने रुलाया है मुझे 3 घंटे। नहीं, अगर आप इसको अब नहीं देखेंगे ना तो अगले एग्जाम में भी आप रोएंगे, उसके अगले में भी रोएंगे। पोस्ट एग्जाम आपको सबसे पहले क्या करना है, विदाउट लुकिंग एट द सॉल्यूशंस आपको पेपर को रीअटेम्प्ट करना है। फिर से करिए पेपर और अपने मार्क्स कैलकुलेट कीजिए। लेट्स से वो मार्क्स एन आए और कुछ आपके एक्चुअल मार्क्स होंगे जो आपने टेस्ट में जितना किया होगा, एक्चुअल टेस्ट में। लेट्स से वो एम है, रीअटेम्प्ट में आपके एन मार्क्स आए, एक्चुअल मार्क्स आपके एम है। ऑफ कोर्स एन जो है एम से ज्यादा ही होगा, अगर एन एम से कम है तो मतलब मुझे नहीं पता आपने क्या किया रीअटेम्प्ट के वक्त, घर पे आपने पेपर देख रखा है तो आपके मार्क्स ज्यादा आने चाहिए, और थोड़े बहुत तो ज्यादा आते ही हैं। पर आप ये देखिए एन और एम के बीच में कितना डिफरेंस है, मतलब आप ये कैलकुलेट कीजिएगा। मतलब कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है। अगर ये परसेंटेज चेंज आपका 10 20% तक रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी आप जितना पढ़ के गए थे उतना आप कर गए पेपर में। लेकिन कई बार क्या होता है, ये परसेंटेज चेंज 20 से ज्यादा होता है, 30% है, 35% है, 40% है। ये पता है कौन से बच्चे हैं कि एग्जाम में तो नहीं हुआ, घर आके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को जिनका ये वाला रेशियो बहुत हाई आता है, उनको मोर एंड मोर टेस्ट पेपर सॉल्व करने चाहिए घर पे टाइम लगा के। ऑल्सो उन बच्चों को क्या करना चाहिए, उन बच्चों को अपने एक्चुअल अटेम्प्ट का एक एनालिसिस करना चाहिए। कैसा एनालिसिस? कि क्वेश्चन नंबर 1 मुझसे हुआ, अच्छी बात है, ज्यादा टाइम तो नहीं लिया, नहीं लिया, अच्छी बात है। क्वेश्चन 2 मुझसे हुआ, क्या मैंने ज्यादा टाइम लिया, क्रॉस लगा दीजिए। क्वेश्चन 3 मुझसे नहीं हुआ, और टाइम तो ऑफ कोर्स लगाया ही होगा जो भी है। अब जिन जगह आपके क्रॉस आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपको रिवाइज करना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन है किस चीज पे। सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है, लोकस का क्वेश्चन है, पैराबोला का क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, एपीजीपी का क्वेश्चन है। उनको जरा एक बार ढंग से करें, और जो क्वेश्चन आए हैं ना उसी के सिमिलर क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस भी बच्चे का ये n माइनस एम बाई एम इंटू 100 वाला रेशियो हाई है उसको ये करना चाहिए, नहीं तो उसके नंबर नहीं बढ़ेंगे। आपको उस क्वेश्चन से मिलते जुलते क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए जहां भी आपका एक क्रॉस आ रहा है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो ही मार्क्स इंप्रूव होंगे। मिलते जुलते क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे? जिनके पास एकेडजा सिस्टम है वो लोग एकेडजा में जब भी टेस्ट देते हैं तो वो उनके कॉन्सेप्ट जो वीक है उसकी लिस्ट भी डेंजर एरियाज के नाम से देता है। और सिमिलर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस भी आपको एनालिसिस में मिलता है, व्यू सिमिलर क्वेश्चन का एक बटन दिया हुआ है हमने। अगर आप ये काम करते हैं और आपने ऐसा 1-2 टेस्ट तक भी किया, ट्रस्ट मी विद इन दोज 1-2 टेस्ट आपके मार्क्स इंप्रूव होने चालू हो जाएंगे। आपके दोस्त सोचेंगे अरे यार ये गधा तो पहले मेरे इतने नंबर ला रहा था, अब इसके अचानक से नंबर कैसे बढ़ गए।
ध्यान दीजिए, पढ़ाई और मार्क्स लाना दो अलग अलग खेल हैं। ये स्ट्रेटेजी हमें तीनों की, क्या क्या, प्री एग्जाम कि एक मिनी टेस्ट पेपर लेके जाऊंगा और उसको अटेम्प्ट करूंगा ताकि मेरी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी, उसके साथ मैं एग्जामिनेशन हॉल में घुसूंगा। ड्यूरिंग एग्जाम 45 45 45 और फिर लास्ट वाला 45, उसके हिसाब से करूंगा मैं। और आफ्टर एग्जाम ये n-m/m वाला जो रेशियो है इसको कैलकुलेट करूंगा और उसके हिसाब से सोचूंगा कि भाई मुझे क्या पेपर को ढंग से एनालाइज करने की जरूरत है, क्या करना है, कहां कहां गलती हुई, मेरे डेंजर एरिया क्या है, उसके मिलते जुलते क्वेश्चन क्या है। आमतौर पे कई बार बच्चे इस तरह की हरकत करते हैं, टेस्ट में मार्क्स, मान लीजिए टेस्ट हुआ, रोटेशन का मार्क्स खराब हो गए, अब क्या करेंगे, अब नई किताब खरीद लाएंगे, उसके रोटेशन क्वेश्चन करना चालू कर देंगे। अरे भाई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, आपकी उंगली में चोट लगी है और बहुत तेज चोट लगी है तो यहीं पे पट्टी बांधोगे ना, ये तो नहीं पूरे शरीर पे बैंडेड बांध लोगे, मम्मी बन जाओगे। तो जो एग्जाम में जो आपके डेंजर एरियाज थे उन्हीं पर मेहनत कीजिए और उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन कीजिए। अगर आपने ये तीनों चीजें फॉलो कर ली एग्जाम देने के लिए, मेरी गारंटी है आप अपने लेवल से थोड़ा बेटर ही परफॉर्म करेंगे, पीछे नहीं रहेंगे। तो जो भी बच्चे इस चीज से दुखी होते हैं कि सर मेहनत कर रहा हूं नंबर नहीं आ रहे, मेहनत कर रहा हूं नंबर नहीं आ रहे, आप समझ लीजिए आप वो जो मेहनत कर रहे हैं ना, आप वो स्टडीज में मेहनत कर रहे हैं, आपकी नॉलेज बढ़ती जा रही है, नंबर नहीं आएंगे। नंबर आने के लिए आपको ये स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। सब लोग इस स्ट्रेटजी को बड़े ध्यान से नोट कर लीजिए और ऐसे ही स्ट्रेटजी सीरीज के लिए इसको फॉलो कर लीजिए चैनल को, क्योंकि हम स्ट्रेटजी सीरीज और भी ला रहे हैं। टेक केयर, बाय बाय।